नमस्कार दोस्तों। आज से हम वीडियो की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें भारत की राज्य व्यवस्था पर हम सविस्तार चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम संवैधानिक इतिहास के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रक्रिया में हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने एक संविधान सभा का गठन किया। यह संविधान सभा सन 1946 को गठित होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कि हमारे देश भारत को एक संविधान निर्माण करके हमारे सामने रखे। तो इस प्रक्रिया में यह संविधान सभा पूरे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लेती है और भारत का संविधान निर्मित करती है, जो सन 1950 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस संविधान के निर्माण में ब्रिटिश शासित भारत के दौर में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ रूपरेखा तैयार की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। तो वो रूपरेखा किस प्रकार हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में सहायक साबित हुई, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार कंपनी का शासन हमारे देश में अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, सन 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी का शासन रहता है। इस प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार कुछ एक्ट और अधिनियम लाती है। तो सबसे पहले सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसके पश्चात 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तत्पश्चात सन 1833 में चार्टर अधिनियम आता है और फिर कुछ ही साल बाद सन 1853 में एक और चार्टर अधिनियम आ जाता है। तो ये सारे अधिनियम और एक्ट मिलकर इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो दोस्तों, चलिए क्रमवार इन एक्ट और अधिनियमों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी बताया, सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। यह अत्यधिक संवैधानिक महत्व वाला एक्ट होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी कार्य होते हैं उनको नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार ब्रिटिश सरकार कोई कदम उठाती है और यही वो रेगुलेटिंग एक्ट है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। उसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है। पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिलती है तथा महत्वपूर्ण बात यह देखने में आती है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी जाती है। तो दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही? तो रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे पहली विशेषता ये रही कि कंपनी पर सीधे सीधे ब्रिटिश ताज का नियंत्रण हो जाता है। ब्रिटिश ताज, यहाँ यूं कहे कि ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो जाता है कंपनी पर। उसके संपूर्ण कार्यों पर ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे नजर रखने लगती है। दूसरी विशेषता यह है कि बंगाल का जो गवर्नर होता है उस समय, उसका पद नाम बदल दिया जाता है और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद का भी गठन कर दिया जाता है। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत में उस वक्त बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स उस वक्त बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है। इसके पश्चात इसमें कुछ बातें और भी हैं जो इस प्रकार हैं कि मद्रास और बंबई के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं। इस एक्ट के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं तथा पहली बार सन 1774 में कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है।
इस एक्ट के तहत सन 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की जाती है तथा कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ नियंत्रण लगा दिया जाता है, कुछ रोक लगा दिए जाते हैं। वो रोक क्या है? तो कंपनी के कर्मचारियों को भारत में अपना निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लग जाता है। क्या होता है दोस्तों? कंपनी के कर्मचारियों को भारत में निजी व्यापार पर प्रतिबंध लग जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला एक्ट कौन सा आता है। तो हम यहां गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि सन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ये एक्ट क्यों आता है दोस्तों? तो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रहती हैं, उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम पारित किया और यह अधिनियम सन 1781 में पारित किया। इसका मुख्य काम यह था कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की जो भी कमियां हैं उनको दूर कर दी जाए तथा इसके बाद एक और महत्वपूर्ण अधिनियम आता है। कब? सन 1784 में एक और अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम आता है सन 1784 में, जिसे हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो इस एक्ट के तहत जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य होते हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत तथा जितने भी राजनीतिक मामले हैं उनके नियंत्रण के लिए, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया जाता है तथा व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी जाती है। तो ये थी कुछ विशेषताएं पिट्स इंडिया एक्ट की। इसके बाद कंपनी शासन के दौरान एक और अधिनियम आता है जिसे हम 1833 का चार्टर अधिनियम कहते हैं। अब 1833 का चार्टर अधिनियम, इससे पहले एक बात और गौर करने वाली है पिट्स इंडिया एक्ट में कि हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट में उस समय दो कारणों से ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कारण ये होता है कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार, जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र होता है उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार ब्रिटिश, जितने भी कंपनी के क्षेत्र हैं, जिन जिन क्षेत्रों पर कंपनी का अधिकार था उन सभी को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के जो कार्य हैं और इसके प्रशासन पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है। तो 1833 के चार्टर अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह जाता है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित हो जाती हैं। तथा हम ये देखते हैं कि इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल का हो जाता है। तो दोस्तों गौर फरमाइएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होता है और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल होता है। इसके साथ ही मद्रास और बंबई, इन दोनों ही प्रांतों के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियां होती हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। मद्रास और बंबई के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियां होती हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है तथा जितने भी पुराने कानून होते हैं उनको नाम दिया जाता है नियामक कानून और जितने भी नए कानून होते हैं उनको एक्ट या अधिनियम का दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार 1833 का चार्टर अधिनियम महत्वपूर्ण साबित होता है। और इसी एक्ट के तहत हमको ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया जाता है।
सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन कंपनी शासन काल में 1833 में किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों और जानते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों यहाँ तक होता है, इस चार्टर अधिनियम तक कंपनी का शासन रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम है, यह सारे एक्ट और अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम साबित होता है, जिसका संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसके विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी और प्रशासनिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। सन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है तथा गवर्नर के लिए एक नए रूप में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। तो क्या देख रहे हैं, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग करने के साथ साथ दूसरा काम ये हो रहा है, गवर्नर के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है तथा सन 1800 फिर हम ये देख रहे हैं कि सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी इस एक्ट के तहत किया जाता है, इस अधिनियम के तहत किया जाता है। तो 1854 में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है जो इस सिविल सेवा प्रतियोगिता के बारे में अपना प्रस्ताव रखता है। इसके साथ अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर फरमाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया जाता है। सन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ होता है तथा गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसमें 6 नए सदस्यों में से, गवर्नर जनरल के 6 नए सदस्यों में से क्या होता है कि 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। 6 सदस्यों में से, गवर्नर जनरल के परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ तक था कंपनी शासन के दौरान के भारत में प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियमों की रूपरेखा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार ताज का शासन होता है और उस दौरान क्या क्या नियम कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।